नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। शिवराज सरकार का 1 साल पूरा होने पर सेवा का संस्कार, विकास की रफ्तार, अभिनंदन भाजपा सरकार। जी हां, इसी थीम पर 22 से 25 मार्च तक के आयोजनों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इस दौरान भाजपा विकास का नारियल फोड़ेगी या यूँ कहे कि कमलनाथ के शिवराज सिंह चौहान पर जेब में नारियल लेकर घूमने के तंज के जवाब में भाजपा शिवराज के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के 1 साल पूरा होने पर जगह जगह नारियल फोड़ेगी। मतलब साफ है कि कांग्रेस जिस नारियल को लेकर बीजेपी को घेरती रही थी, अब उसी नारियल को बीजेपी हथियार बनाने जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि पूजा का अनिवार्य अंग नारियल राजनीति की विषय वस्तु बन जाएगा? लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में होता नजर आ रहा है। अब प्रदेश में नारियल को लेकर तकरार तेज हो गई है। इस मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले भी एक बार आमने सामने आ चुके हैं। अब प्रदेश भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। शिवराज सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा हो रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ढोल धमाकों के साथ विकास के नारियल फोड़ेगी और जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएगी। इस 4 दिनी अभियान की शुरुआत 22 मार्च को विधानसभा क्षेत्र और जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता से हो गई है। विधायक या विधानसभा चुनाव उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे नेताओं ने जनता को सरकार की उपलब्धियां बताई। 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को मास्क पहनने एवं शारीरिक दूरी का पालन करने का संकल्प दिलाएंगे। इस अभियान में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते थे कि नारियल फोड़ने वाली पार्टी है, तो हम विकास का नारियल फोड़ेंगे। जितने कार्य पूरे हो गए हैं और जिनका निर्माण चल रहा है, उन स्थानों पर पार्टी के कार्यकर्ता अब नारियल फोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार ने विकास अवरुद्ध कर दिया, योजनाएं बंद कर गरीबों के अधिकार छीन लिए। एज प्रदेश अध्यक्ष मैं भी कार्यकर्ताओं को संदेश जो 1 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं उस पूर्व संध्या पर हम लोग भी देंगे। 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के खाते में और स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में राशि डालने का एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस दिशा में भी हम लोगों को सबको कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का किसानों के खाते में और स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में पैसा डालने का एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को करेंगे। 23 तारीख को ही विधानसभा बार हर मंडल में अपनी सरकार में स्वीकृत जारी एवं पूर्ण विकास के कार्य और योजना परियोजना स्थल पर विकास का नारियल फोड़ेंगे। आपने देखा होगा, मीडिया के मित्र जानते हैं, कमलनाथ जी बार बार कहते हैं जब से वो सरकार से गए हैं कि भाजपा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो जब देखो तो नारियल फोड़ने लग जाते हैं। तो हमने कहा कि हम नारियल फोड़ते हैं और विकास का नारियल फोड़ेंगे और एक एक विधानसभा में एक एक जिले के अंदर सैकड़ों नारियल फूटेंगे जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे 1 वर्ष के अंदर हमने किए हैं। तो कुछ नए काम शुरुआत होगी और जो काम हुए हैं उन सारे स्थानों पर भी जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास का नारियल फोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे और हम सब लोग भी मिलकर के करेंगे। उपचुनाव के दौरान टिकाऊ बनाम बिकाऊ, खुददार बनाम गद्दार, किसान कर्ज माफी और धोखे जैसे नारे गूंज रहे थे और एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे। तो अब बात नारियल पर आ गई है। इसकी शुरुआत हुई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान से, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने पर तंज कसा था और कहा था कि शिवराज सिंह चौहान दोनों जेबों में नारियल डालकर चलते हैं। कमलनाथ के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री चौहान हमलावर हुए थे। उनका कहना है कि नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार है। हर पवित्र कार्य के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है। हम वैसे ही नारियल नहीं लेकर चलते। कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने जिन विकास कार्यों को ठप कर दिया था, उन कार्यों का सिर्फ शिलान्यास ही नहीं कर रहे, बल्कि 13,000 सड़कों का लोकार्पण किया जो कोविड-19 में बनी। वो रोते थे कि पैसे नहीं है और अब जब विकास कार्य हो रहे हैं तो तकलीफ होती है और कह रहे हैं कि नारियल लेकर चलते हैं। नारियल पवित्रता का प्रतीक है।
और जब हम पूजा करते हैं तो नारियल भगवान को चढ़ाते हैं। नारियल सेवा का प्रतीक है। हम नारियल लेकर चलते हैं, कोई शैंपेन की बोतल लेकर तो नहीं चलते। अब बीजेपी के इस नारियल अभियान पर कांग्रेस क्या कह रही है, जरा ये भी सुनिए। भारत की जो जनता है, जो भारत के को मानने वाले लोग हैं, वो शुभ कार्यों में नारियल फोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस बात का नारियल फोड़ रही है? जब चप्पे चप्पे पर मध्य प्रदेश में पुलिस थी, हर जगह पर सुरक्षा थी, परिंदे पर नहीं मार पा रहे थे, कोई आने जाने नहीं दिया जा रहा था, तब इस कोरोना काल में मध्य प्रदेश में स्टेट क्राइम ब्यूरो ने बताया है कि 2 गुने हो गए बलात्कार। वो 2019 में 2485 बलात्कार हुए थे और 2020 में जिस भारतीय जनता पार्टी की महाकृपा से 4553 बलात्कार हुए। क्या इस बात का नारियल फोड़ेंगे? झूठ का नारियल फोड़ेंगे? जिस दिन जो है 23 मार्च को सरकार संभाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति कोरोना से पीड़ित था, एक मरीज था मध्य प्रदेश में। आज साल भर में 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। क्या इस बात का नारियल फोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? तो जाहिर है कि बीजेपी ने कांग्रेस को उसी के हथियार से घेरने का प्रयास किया है। इसका नतीजा क्या होता है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो है कि पहले नमक और अब नारियल, कांग्रेस घिरती तो जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो नारियल की इसी राजनीति को समझेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। भटनागर जी, अभी तक राजनीति में कहा जाता था कि ठीकरा फोड़ना, अभी एक नई संस्कृति शुरू हो गई मध्य प्रदेश में, नारियल फोड़ना। एक दूसरे पर नारियल फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए नारियल फोड़े जा रहे हैं और खुद के लिए भी नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो ये नारियल फोड़ की प्रतियोगिता ये कहाँ जाकर समाप्त होती दिखेगी? ये क्या नई तरह की राजनीति की शुरुआत देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में? देखिए मनोज, ये तो एक राजनीतिक अवसर है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान नारियल फोड़ते थे और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही कि हाँ हम नारियल फोड़ेंगे, विकास के नारियल फोड़ेंगे। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी जब अगर ये कह रही है कि वो नारियल फोड़ने का मादा रखती है, तो जनता के बीच जब वो नारियल फोड़ेंगे तो वो ये भी साबित करेंगे कि हमने विकास के काम किए हैं, या अगर शिलान्यास किया था तो उसका निर्माण पूरा हो गया। और ये जनता जब ये नारियल फोड़ेंगे तो जनता देखेगी कि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि चूंकि एक तंज कसा था कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पे, कि वो जेब में नारियल लेकर घूमते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसे एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ हम नारियल लेके घूम रहे थे और हमने जो विकास किया है वो हम उसका नारियल फोड़ेंगे जी। तो ये एक उनका पेतरा है, राजनीतिक पेतरा है। जो आपने कहा है कि ये प्रचार का भी माध्यम है। निश्चित तौर पे जब वो ढेर सारी घोषणाएं, ढेर सारे शिलान्यास और भूमि पूजन जो हुए हैं, लोकार्पण, तो वहाँ पे अगर वो नारियल फोड़ेंगे तो ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वहाँ पे पब्लिक की प्रेजेंस भी होगी और वो देखेंगे कि हाँ ये काम वाकई में हुए या नहीं हुए। अगर ये काम हुए हैं तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे बीजेपी को मिलने जा रहा है, और अगर नहीं हुए हैं तो जनता डिसाइड करेगी कि उसे क्या परिणाम देना है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लग रहा है गलती और कर रही कांग्रेस की नज़र नारियल पर रही और बीजेपी ने सत्ता की मटकी फोड़ दी साल भर पहले? ये एक मतलब बहुत कांग्रेस कहती रह गई। और अभी भी कल मैंने सुना सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उनके साथ 40 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक उनके साथ हैं। तो अब आप मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि जब इनके पास मौका था तब ये अपने आप को मजबूत नहीं कर सके, पता नहीं किस मुगालते में रहे। मुझे लगता है कम से कम 5-6 विधायक तो उस समय कमलनाथ तोड़ के उपचुनाव करा सकते थे। लेकिन उन्होंने तो अपनी सीट भी ऐसी चुनी जो अपने खास आदमी का इस्तीफा कराया, छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पाए, वहाँ पे चुनाव लड़े वो, जो कि मतलब श्योर सीट थी। तो मुझे लगता है कि कोई उससे कांग्रेस को कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, उसकी संख्या एज इट इज रही। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक गलतियां की तो मटकी तो कांग्रेस ने खुद फोड़ी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है। क्या सिंधिया को संभालना कांग्रेस का काम नहीं था? सिंधिया बगावत नहीं करे ऐसी परिस्थितियां बनाने का काम कमलनाथ या दिग्विजय सिंह का नहीं था? लेकिन इन्होंने वो परिस्थितियां निर्मित होने दी और वो परिस्थितियां इस हद तक निर्मित हुई कि वो सारा श्रेय जो कांग्रेस की मटकी फोड़ने का, कमलनाथ की मटकी फोड़ने का, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाते में है। बीजेपी तो पहले भी कहती रही
कि ये अपनी अंतर्कलह से जाएंगे, तो स्वाभाविक दिखा कि वो अंतर्कलह थी और इस हद तक थी कि 22-25 विधायक जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनमें से 19 जीत के भी आ गए। निश्चित तौर पर जनता भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही थी कि कांग्रेस सरकार चलाने लायक नहीं है। मतलब दूसरा मौका था कि मटकी फूट गई तो उसको समेट सकते थे, लेकिन वो भी पूरी तरह से समेटने का मौका जनता ने नहीं दिया। एक बार आपको मौका दिया था 15 साल बाद, बिल्कुल, तो आपने 15 महीने में उसे गवा दिया, अपनी मटकी आप बचा नहीं पाए, तो जनता ने कहा कि इनसे अच्छा तो यही ठीक है। तो जैसे पहले हमने देखा कि विपक्ष की जब सरकारें बना करती थी तो 5 साल नहीं चला करती थी और बीच में किसी न किसी कारण से वो गिर जाती थी। बीजेपी तो 2005 के बाद ये पहला मौका जब 15 साल उन्होंने सरकार चलाई, बिल्कुल, तो जनता को लगा कि ये 15 महीने से ज्यादा किसी काम के नहीं है, वापस इन्हीं को सौंपो। पहले कांग्रेस कहती थी कि इनको सरकार चलाना नहीं आता, हमको आता है, अब उल्टा हो गया। अब तो कांग्रेस को कहना चाहिए हमको सरकार बचाना नहीं आता। कर्नाटक हो, गोवा हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम पूरे देश में। और मतलब बीजेपी तो ये सिद्ध करने पे तुली हुई कि कोई भी जीते सरकार हम बना लेंगे। बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक और चीज़ हम भूपेंद्र गुप्ता को सुन रहे थे कि बात कहाँ की थी, और वो जो चीज़ जिसका जिक्र कर रहे थे इसलिए जिक्र करना जरूरी है कि वो एनसीआरबी के जो आंकड़े बता रहे तो ताज़ा आंकड़े एनसीआरबी के वो बताते हैं कि राजस्थान नंबर 1 पे है क्राइम में। वो बीजेपी सरकार का कह रहे थे कि पिछले साल आज ही के तारीख में 1 कोरोना पेशेंट था भोपाल में, और मध्य प्रदेश सरकार को उन्होंने दोष दिया। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र में जहाँ वो सत्ता में सहयोगी हैं वो नंबर 1 है। जितने देश भर में कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं उससे 50% से ज़्यादा अकेले उसी एक राज्य में। केरल में जहाँ वो सपना देख रहे हैं सत्ता में आने का, वहाँ के बुरे हाल हैं। पंजाब के बुरे हाल हैं, लॉकडाउन भी लगा हुआ, कई शहरों में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। तो अगर आप सरकार का कंपैरिजन कोरोना से कैसे कर पाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो गलतियां करती तो इस तरह की गलती, और आज ही जो गोवा के नतीजे आए वो ये बता रहे कांग्रेस का नगरीय निकाय चुनाव वहाँ भी सफाया हुआ है। तो बजाय उसकी चिंता के कि वो कोरोना की चिंता करें, लोगों को अवेयर करें, वो इस प्रकार के तंज कसते हैं कि लोग उन पर हंसने का मौका ढूंढते हैं, और वो लगातार ऐसा मौका देते हैं। देखिए मनोज जी, आज की बात नहीं है और कोरोना का ही मुद्दा नहीं है। कांग्रेस हमेशा ऐसी गलतियां करती आ रही है। वो लगातार उन मुद्दों पर आरोप लगाती है, उन पर शंका जाहिर करती है, चाहे वो पुलवामा वाला मामला हो, चाहे आर्मी सेना से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे आतंकवादी घटना से जुड़ी कोई मामला हो। कांग्रेस ने हमेशा ऐसे मामलों पे सवाल खड़े किए हैं जो जनता तक नहीं पहुंचा पाती। उनका जो बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है एक तरह से। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं नारियल पे। यदि आप बताइए कि यदि भूपेंद्र गुप्ता ये कह रहे हैं कि बलात्कार होता है तो वहाँ नारियल फोड़ना चाहिए, तो वो फोड़ सकते हैं क्या नारियल? कहीं बुरी चीज पे कोई नारियल फोड़ा जाता है क्या? नारियल को आप परिभाषा कैसे दे रहे हैं कि बलात्कार इतने हो गए तब नारियल फोड़ें? तो नारियल तो तभी फोड़ेंगे ना जब कोई शुभ काम करने जा रहे हो। कोई पूजा अर्चना में हमारे यहाँ नारियल फोड़े जाते हैं। शुभ काम की शुरुआत नारियल फोड़ के करते हैं। आदमी एक गाड़ी हुई उठाने जाता है, 2 व्हीलर भी 4 व्हीलर भी, तो वो पहले नारियल फोड़ता है मनोज जी, उसके पहिए के नीचे नारियल रखता है और उसके बाद गाड़ी चलाता है। तो आप शुभ काम में जिस चीज़ का उपयोग करते हो, आप कह रहे हो बलात्कार में, अपराध में। और रही क्राइम की बात, तो जिस तरह से राजनीतिक दलों की जो आदतें होती हैं कि अच्छा गप और बुरा थू, तो बुरा जो है ना दूसरे दलों पर डाल दिया। आप तुलना करो कि राजस्थान में अपराध हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। अपराध कोई भी सरकार नहीं रोक सकती, अपराधियों पे अपराध पे अंकुश लगा सकती है। बलात्कार की जो बात कर रहे हैं वो कोरोना काल में हुए, तो कोरोना काल के यदि वो आंकड़े सही से पढ़ लेते। इसी में एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी एक जो हालिया मामला राजस्थान में शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा कि वहाँ एक विंग बनाई हुई है सरकार ने जो दुष्कर्म रेप पीड़ितों की सुनवाई करती है और आरोपियों को पकड़ती है। एक रेप पीड़ित महिला ने वहाँ के एसपी से मदद मांगी, उस एसपी ने उसी महिला को बुला लिया अपने ऑफिस और उसके साथ रेप करते हुए अपने ऑफिस में रविवार के दिन पकड़े गए। तो ये शायद मतलब दुष्कर्मी को पकड़ने में असमत मांगने का ये शायद पहला मामला होगा। हाँ, तो अब आप इस पे सरकार को दोष कैसे दे सकते हो? अधीक्षक स्तर का अधिकारी, बिल्कुल सुर्खियों में बना अखबारों की में। देखिए आप मनोज जी, इसमें आप सरकार को दोष देना चाहो तो कैसे दोगे आप? एक अधिकारी की वो है, वो अधिकारी यदि उसका नेचर खराब है या वो चरित्रहीन है, वो इस स्तर का गिरा हुआ है, तो आप सरकार उसको नौकरी से बाहर कर सकती है, उसे दंडित कर सकती। सरकार का काम है दंड देना। अब वो कोरोना काल में बोल रहे हैं कि बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं, तो मैं ये बताऊं बलात्कार के मामले में आप देखते हैं यदि उनने भी अच्छे तरह से वो रिपोर्ट पढ़ी होती तो उनको भी पता होता भूपेंद्र जी को कि 90% लोग करीबी होते हैं, बिल्कुल सगे संबंधी रिश्तेदार। और बलात्कार के मामलों में मनोज जी 10% ही ऐसे मामले आते हैं कि जो रियल बलात्कार
बलात्कार होते हैं, नहीं तो राजी खुशी से बलात्कार के मामले होते हैं। जब रजामंदी से बलात्कार हो रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? जब रिपोर्ट दर्ज कराने कोई आएगा तो वो रिपोर्ट दर्ज करेगी और जिस पर आरोप लगाए उसको गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है मनोज जी जहाँ एक संशोधन करो, रजामंदी से बलात्कार नहीं होता नहीं, है, लेकिन बाकी सब कुछ होने के बाद आशा वही जब कि हम मामला बिगड़ जाता है हम ऐसा तो बलात्कार का प्रकरण दर्ज कि हम देखते हैं लिव इन में 10 साल रह रहे हैं, 10 साल रह रहे हैं, फिर आप बच्चा बलात्कार हुआ, का प्रकरण फिर दर्ज करा बलात्कार रहे हो। यस, और मनोज जी आप ये देखिए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश वो पहला प्रदेश है कि यदि रैप के जो मामले होते हैं, ओरिजिनल मामले होते हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले होते हैं, फांसी की सजा का प्रावधान है। 26 ऐसे आरोपी जेलों में बंद हैं जिनको सरकार की कोशिशों से फास्ट ट्रैक में ले जाकर तत्काल चालान पेश करने, समय सीमा निर्धारित करके जो सरकार कर सकती है उसके आधार पर 26 लोगों को फांसी की सजा हुई है, लेकिन वो आगे की प्रक्रिया में है और वो जेलों में बंद है। तो सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। निश्चित तौर पर सरकार का कानून व्यवस्था का पालन कराने का दायित्व है और उसको और सख्ती करना चाहिए अपराधियों पे, तो बाकी अपराध ना हो। जो बिल्कुल कोई भी एक उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसमें समय लगता ही है, निश्चित तौर पर, चाहे वो शिलान्यास हो, लोकार्पण हो या अपराध हो। और आप देखिए कि अपराध होंगे, कोई भी सरकार पूरी तरह से अपराध विहीन नहीं कर सकती समाज को। अपराध तो होंगे ही, घर में अपराध होते हैं, बाहर अपराध होते हैं, सड़क चलते अपराध हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट रोक सकती है सरकार। उसमें कैसे कमी ला सकती है? उसमें अलग अलग कानून के प्रावधान करके किस तरह से उन पर अंकुश लगा सकती है। हम इस पर भी बात करेंगे फिर कभी, लेकिन ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास ये मान लें कि या तो उनके पास उपलब्धि नहीं बताने के लिए कि 15 महीने में क्या किया। और एक और चीज़ है भटनागर जी, हम देख रहे हैं कि जैसे कमलनाथ की बात करें कि वो कहते हैं मुख्यमंत्री घोषणावीर, तो कमलनाथ ने घोषणा की थी, राहुल गांधी ने कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने बाद आधे अधूरे रहे, उसमें भी कहते हैं कि नहीं चुनाव में इतना समय निकल गया, सरकार बचाने गिराने में इतना समय निकल गया, मुझे पास 11 महीने थे। वो मेट्रो का शिलान्यास करते हैं तो कोई उनसे पूछे कि मेट्रो अभी तक चली क्यों नहीं, क्योंकि डेडलाइन है उसकी कि 2023 तक वो दौड़ेगी। तो जो भी सरकारें हैं वो शिलान्यास करेगी, कोई ऐसा तो नहीं। हमने बाण सागर का उदाहरण है, केन बेतवा उदाहरण है कि आज ऐसा नहीं कि आपने आप नारियल फोड़ा, उसमें से एक जिन्ने निकाला, उसने कहा जी आका, आपने कहा एम्स बना दो, पुल बना दो, डैम बना दो, कोरोना मिटा दो, इंजेक्शन लगा दो। ऐसे चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस से करना चाहिए। देखिए मनोज, आपने बाण सागर परियोजना का उदाहरण दिया है, तो बाण सागर परियोजना कांग्रेस के सरकार के समय से अधूरी पड़ी थी, लंबे समय तक अधूरी पड़ी रही, 31 साल। हाँ, और उस योजना को बीजेपी ने 2003 में आने के बाद पूरा किया। बिल्कुल। और उस परियोजना के जो फायदे मिले, तो किसानों को जो फायदा मिला वो तो मिला ही मिला। आप देखेंगे कि 2003 के बाद से कांग्रेस का जो गढ़ था विंध्य, वो आज बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो चुका है। वो केवल इसलिए कि आपने एक विकास का बहुत बड़ा काम जो अधूरा पड़ा था उसको पूरा किया, तो उसका लाभ निश्चित तौर पे बीजेपी को मिला वहाँ पे। और जिस तरह से कांग्रेस, कमलनाथ कह रहे थे, कमलनाथ तो ये कह रहे हैं कि जो वादे अधूरे रह गए हम 2023 में आके पूरे करेंगे। मतलब आप इससे ज्यादा हास्यास्पद तो और कुछ हो नहीं सकता। तो अभी आप अपनी सरकार बचा नहीं पाए और अभी अगली बार फिर आप सरकार में आने की सोच रहे हैं। और अभी की स्थिति में कहें तो ये भी एक अधूरा वादा ही वो कर रहे हैं जनता से कि अगर हम आएंगे तो पूरा करेंगे। तो ये काल्पनिक है, जो वादे हमने किए थे वो तब पूरे करेंगे, क्योंकि इस बार तो हम पूरे कर नहीं पाए। लेकिन तो जो स्थिति है उससे लग रहा है कि अगर वो उसको अगर हम आज के रियलिस्टिक चीजों में देखें, आपने गोवा का उदाहरण दिया, हमने गुजरात का उदाहरण देखा, छोटे छोटे जो चुनाव है वहाँ भी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही। इसका कारण ये है कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन छिन्न भिन्न है और वो किसी एक स्टेट में नहीं है, सभी जगह जहाँ भी कांग्रेस सत्ता से लगातार बाहर रही है वहाँ उसका संगठन लगभग खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, बिहार का उदाहरण देखिए। 84 आखिरी साल था, 1984, जब इन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी। बिल्कुल 89 के बाद से आज तक कांग्रेस का अता पता नहीं है दोनों बड़े राज्यों में, और इसीलिए कांग्रेस दिल्ली की सत्ता से लंबे समय से बाहर है। बिल्कुल, क्योंकि इन दो राज्यों के पास सबसे बड़ी चाबी है। और उसी दिल्ली में भी जब 15 साल शासन किया, ये देखें 3 सीट 2 सीट 1 सीट ये स्थिति है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखें, बिहार का उदाहरण देखें, तो 2014 या 2019 दोनों चुनावों में वहाँ पे बीजेपी ने 70 सीटें जीती है, वहाँ 40 सीटें जीती, 40-50 सीटें जीती है 54 सीटों में से, झारखंड और बिहार मिला के। बिल्कुल। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिला के 75-76 सीटें जीती, इसलिए वो केंद्र में बहुमत में है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और कांग्रेस आज कहाँ पहुँच गई? उत्तर प्रदेश में 85 में से 1 सीट पे। इससे आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस की दुर्दशा के कारण क्या है। तो कांग्रेसी उनको समझ नहीं रहे, उस पर आत्ममंथन नहीं कर रहे, उस पर अपनी आत्मालोचना नहीं कर रहे हैं
बल्कि हो रहा है कि जो इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है उसको वो कांग्रेस से दूर कर रहा है। बिल्कुल, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण वो बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और चुनाव की मांग हो गए, पीसी चाको के बाद 24 हो गए, अब 24 तो कुल मिला के स्थिति बहुत विचित्र है कांग्रेस की। तो स्थिति एक ये भी ब्रजेश जी हमने देखा कि अखबारों में हमने भी खबरें दिखाई कि एक गेट के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जो विधायक है वो लड़ने चले जाते हैं पूर्व पार्षद से कि ये सेंक्शन मैंने कराया। तो अगर आप 15 महीने सत्ता में रहे थे, उसके बाद का लगभग 1 साल आप हो गए, तो इसका मतलब आपके खाते में उपलब्धि क्या है कि अगर आपको क्षेत्र के गेट के लिए एक पूर्व पार्षद से लड़ना पड़े कि नहीं इसका राशि मैंने सेंक्शन की थी, आपको कागज़ दिखाना पड़े, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए हैं विकास कार्यों में हो, चाहे घोषणाओं में ही सही कि आप कम से कम ये इसके जवाब में एक बताते कि आप नारियल फोड़ेंगे, हम आपको एक घोषणा बताते हैं कि देखिए ये नाली है, ये सड़क है, ये स्ट्रीट लाइट है, ये बिजली है, ये खंबा है, ये तार है, ये स्कूल है, ये मकान है, ये दुकान है, ये फलाना है, ये हमने इसका शिलान्यास किया है या ये आधी अधूरी बन गई है, हमने इसके लिए राशि सेंक्शन की है। तो ऐसा कोई उदाहरण कांग्रेस पर आपको नहीं लगता 15 महीने में होता? देखिए मनोज जी, जिसको लेके उनको जनता के बीच जाना था ताकि वो जनता कंपैरिजन करती कि अगर बीजेपी किसी चीज़ का नारियल फोड़ रही है और किसी का इन्होंने फीता काटा है तो कम से कम देखती। निश्चित तौर पर कांग्रेस को जो आप कह रहे हैं वैसा ही करना चाहिए, लेकिन क्या एक आसान तरीका होता है मनोज जी। एक होता है कि आप किसी से बेहतर करके दिखाओ तो आपको लोग मानेंगे, एक होता है कि दूसरे को बुरा कर दो। लाइन जो मिटाने की जो पद्धति है कि बड़ी लाइन जिसकी खिंची हो उसको मिटाने की कोशिश करो, अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश नहीं करती है कांग्रेस को चाहिए कि यदि वो नारियल फोड़ने पर सवाल उठा रही है तो वो सड़क पर उतरे, उन जगह का बताया कि साहब 5 साल पहले या 15 साल पहले यहाँ नारियल फोड़ा गया था, फला नेता ने, शिवराज जी ने फोड़ा था या उनके नेता ने फोड़ा था, आज ये हालात हैं, अब तक सड़क नहीं बनी है। तो पब्लिक को यकीन होगा कि जहाँ जहाँ खड़ा हो जाए वो, जिस तरह से गड्ढों पर राजनीति हुई थी, बिल्कुल भाजपा ने एक मुद्दा बनाया था गड्ढों पे, जब केंद्र की सरकार थी जब उनकी, तो सड़क पे गड्ढे जो थे तो भाजपा ने वहां जाकर झंडे लगाए या ये चौड़े गड्ढे पे प्रदर्शन किया कि ये गड्ढे किस वजह से है, बिल्कुल जो एक लोगों को बताने की कोशिश की किसकी वजह से गड्ढे हैं। आप देखिए भाजपा जैसे प्रदर्शन करती है वैसे आप कर नहीं रहे हो। आप सिर्फ अखबारों में बयान जारी करते हो, मीडिया के सामने बयान जारी करते हो, वो कहां से जारी करते हो? आप अखबार पढ़ते हो। यदि कांग्रेस कार्यालय आप जाओगे मनोज जी तो सुबह से सारे प्रवक्ता बैठ जाते हैं, अखबारों के पन्ने पलटते हैं और बयान जारी करते हैं। ये तो कांग्रेस की स्थिति है। और अब तो इतने प्रवक्ता हो गए कि शायद अंदर बाहर तंबू लगाना पड़े बिठाने के लिए। सड़क पर है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को देखो, सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में, इसी पे आ रहा था। भाजपा अपने काम बता रही है, जबकि कांग्रेस को बताना चाहिए कि जैसा आपने कहा कि हमने ये सेंक्शन किए, तो आप बताओ ना, एक पट्टी के लिए आप जब शिलान्यास के लिए लड़ते हो, हमने भोपाल में ही देखा है, शिवाजी नगर में ही देखा है, बिल्कुल पार्षद के क्षेत्र में किस तरह से यदि कांग्रेस के नेताओं ने उसको सेंक्शन कराया था एक जगह का, वहां पे भाजपा ने उद्घाटन किया तो आप पहुंच गए लड़ने के लिए। तो आप भी तो लड़ रहे हो ना कि शिलान्यास पे मेरा नाम होना चाहिए, कांग्रेस पार्षद का नाम होना चाहिए, पीसी शर्मा का नाम होना चाहिए। तो आपके पास ऐसी बड़ी संख्या में ऐसे मामले होते, ऐसे विकास कार्यों की लिस्ट होती तो आप निश्चित तौर पर जगह जगह जाकर लड़ते। आप एक ही उदाहरण में क्यों देता है यहाँ पे कि कांग्रेस एक मुद्दे पे गई थी, वो हर जगह जाती कि हमने सैंक्शन कराया, इससे हमारी विधायक निधि से हमने ये राशि दी थी और उससे ये सड़क बनी है, आज इसका फीता काट रहे हैं या आज ये नारियल फोड़ रहे हैं। आप ऐसे बताइए पब्लिक को तो ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपको लोग स्वीकार करेंगे कि भाई कांग्रेस ने भी कुछ काम करा है। आपने कुछ काम किए नहीं और जिसने जो काम किए हैं उसका श्रेय ले रहे हैं, तो आप उसको रोक रहे हो या उस पर सवाल खड़े कर रहे हो। भटनागर जी जो कुछ कहा कि एक संगठन की भी दिक्कत है ना कांग्रेस के साथ। अगर हम देखें कि वो कल 1 साल हो रहा है उनकी सरकार गए, लेकिन कमलनाथ अभी हमने देखा 2 दिन पहले पूरे प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस ने कार्यक्रम किए, रैली वैली निकाली, लेकिन जिनकी सरकार गई उन्होंने एक वीडियो जारी किया 4 मिनट का, और जो 20 मार्च 2020 को जो बात कही थी वही बात 21 में वो कह रहे हैं मेरा क्या कसूर है, मैंने सौदेबाजी की सरकार नहीं बनाई। आज भी जब केन बेतवा लिंक की परियोजना पूरी होने की MOU साइन होता है उसके लिए, तब भी वो बधाई देते, फिर नीचे गिनाते कि मध्य प्रदेश के हितों के साथ समझौता कर दिया, लेकिन सड़क पर नहीं उतरते। और उसका मुकाबला अब चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव या विधानसभा में ऐसे संगठन से होना है जिसके नेताओं को पश्चिम बंगाल, जहाँ की भाषा अलग, संस्कृति अलग, पहनावा अलग, वहाँ उनको जिम्मेदारी मिली, वहाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला क्या ट्विटर से या नारियल से कांग्रेस कर लेगी? दिक्कत कांग्रेस की यही है कि आज की तारीख में कांग्रेस सारी लड़ाई फेसबुक और ट्विटर पर लड़ रही है, यानी सोशल मीडिया पे फोकस है, लेकिन सड़क से नदारत है। और सड़क से नदारत होने का मतलब है कि आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे कि जनता से कार्यकर्ता नहीं है। तो अगर आप, जैसा आपने कहा कि बिहार में, कि पश्चिम बंगाल में, केवल वही की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, बिल्कुल असम में है, हमने असम में, तो हर जगह आपने ड्यूटी लगाई बाहर के कार्यकर्ताओं की। हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं था अच्छा, बिल्कुल,
वहाँ दूसरी कैलाश बार सरकार। विजयवर्गीय ने जाके तमाम जगह के राज्यों के प्रदेश के कार्यकर्ता आए और वहाँ पे उन्होंने सफलता अर्जित करके सरकार बना ली थी। तो ये दूसरी बहुत बार बड़ा बना चुनाव ली। लड़ने की जो टैक्टिस होती है, जो समर्पण पार्टी के प्रति कार्यकर्ता का होता है, वो कांग्रेस में कब का खत्म हो चुका है और उसको दोबारा से स्थापित करने का कोई प्रयास दुर्भाग्य से कांग्रेस में नहीं हो रहा है। और कांग्रेस की कमजोरी का मतलब है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। और इसका दोष अगर कांग्रेस के ऊपर जाता है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कांग्रेस इससे सबक ले और इसका दोष वो मीडिया और बीजेपी पे ना फोड़े कि हमारी कमजोरी की जिम्मेदारी ये भी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को या कांग्रेसियों को कुछ नारियल किसी मंदिर में भी चढ़ाना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि उनके नेतृत्व को सद्बुद्धि मिले, वो नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे। और जैसा भटनागर जी ने कहा कि कांग्रेस के कमज़ोर होने का मतलब है कि लोकतंत्र का कमज़ोर होना, लेकिन कांग्रेस इतनी पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसमें इनर लोकतंत्र लगभग कहें कि ख़त्म हो चुका है और जिन्होंने अपना सब कुछ गांधी परिवार को मान लिया, तो वो क्या इससे सबक लेंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।